आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा यार ये 28 तारीख का है एडिटोरियल पेज, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो 29 और आज 30 तारीख का है ना, उसको भी मैं डाल दूंगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा। आप ये मत देखना कि 28 का है, 29 का है, एक दिन पहले का है। आप जो भी मेरे पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी देख लेना। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको अपना मतलब आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा, क्योंकि एडिटोरियल पेज बना ही आंसर राइटिंग के लिए है। ठीक है, तो आप इसको देखना। और अगर यार थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, एक बार सब्सक्राइब कर देना। और जो मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको एक बार, जो भी आर्टिकल मैं पढ़ाता हूँ उसको फिर एक बार खुद जाके पढ़ना। इससे आपकी आंसर रीडिंग अच्छी होगी, मतलब रीडिंग कैपेसिटी अच्छी बढ़ेगी और समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप इसको 5 मिनट में पढ़ लोगे। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना एडिटोरियल है ना, वो माइग्रेशन पे बेस है। ए रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट। दो वर्ड मीनिंग लिख दीजिए। वर्ड मीनिंग के लिए नोटबुक लेके बैठना, हर एक वर्ड का मीनिंग लिखते जाना। रिटेलिंग का मतलब होता है न्यू वर्जन, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, वर्स कंडीशन। मतलब क्या है इस हेडिंग का, कि अभी जो एक नया वर्जन बन गया है, माइग्रेंट वर्कर का एक नया वर्जन आ गया है जो बता रहा है उनकी वर्स कंडीशनिंग को। ठीक है, मतलब उनकी वर्स कंडीशनिंग का एक नया वर्जन आ गया इस इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की। ठीक है, ये इस हेडिंग का मतलब है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 18 December 18 मस्ट बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ अनप्रेसिडेंटेड volatility that began in 2022 एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। जो इस साल का अपना माइग्रेशन डे है ना, जो हर साल बनाया जाता है दिसंबर 18 को, वो देखा जाएगा किसके बेसिस पे, जो अनप्रेसिडेंटेड होता है, जो कभी नहीं हुआ था पहले, जो कोरोना वायरस आया था ना 2020 में, उसके रिजल्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि मतलब उसके बाद माइग्रेशन पे क्या असर पड़ा, माइग्रेशन लास्ट में क्या बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, जो कोरोना आया था उसके हिसाब से। बिसाइड्स दिस इन्फेक्शन डिजीज आउटब्रेक देयर वर इवेंट्स सच एज तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, Russia's invasion of Ukraine, worsening poverty in the sub-Saharan region, and also climate change resulting in large scale migration। उसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं। ठीक है, जैसे ताइवान अफगानिस्तान पे जो मतलब इन्वेजन हुआ, रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, वर्सनिंग पॉवर्टी हुई सब सहारन डेजर्ट में, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हुई। तो उस बेसिस पे भी हम इसको देखेंगे माइग्रेशन को। अब आ गया डाटा ऑन माइग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, there were 281 million international migrants globally in 2022, with nearly two-thirds being labor migrants। तो इन्होंने जो रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, ये आपको समझ भी आ रहा होगा, लेकिन जो डिफिकल्ट लाइन है ना उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा, वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो 2022 में वर्ल्ड माइग्रेशन डे आई थी, उसके हिसाब से 281 इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली 2020 में, जिसमें टू थर्ड सिर्फ लेबर माइग्रेंट है। ठीक है, while there were 169 million labor migrants in 2019, the figure touched 164 million। और 2020 में कितने हो गए, कम हो गए थोड़े, 164 मिलियन हो गए। ठीक है, इन ए लार्ज पूल ऑफ माइग्रेंट्स साउथ एशियाज शेयर इज़ नियरली 40%। साउथ एशिया का उसमें टोटल शेयर कितना है, 40% सिर्फ साउथ साउथ एशिया के माइग्रेंट्स है। माइग्रेंट्स तो पता है ना आपको, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं वर्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए। द साउथ एशिया गोल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर इज़ द लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर। जो साउथ एशिया गोल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर है ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेटरी कॉरिडोर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डाटा ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन शो दैट माइग्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर्स रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट माइग्रेशन पैटर्न सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर डेवलप्ड ओवर मैनी ईयर। तो जो लॉन्ग टर्म डाटा है ना माइग्रेशन पे, वो क्या बताता है कि माइग्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक। भाई सॉरी, अगर अब बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। वो काम करने के लिए जा रहा है, डेमोग्राफी कैसी है वहाँ की, और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और इससे क्या होता है ना, माइग्रेशन पैटर्न जो है ना वो बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना रिजल्ट। उसके बाद मतलब उसके उसकी वजह से अलग अलग पैटर्न बनते हैं माइग्रेशन के, सच एज माइग्रेशन का कॉरिडोर, जो कि मतलब माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं। कॉरिडोर समझते हो ना, मतलब यहाँ पे हॉल हो गया कॉरिडोर एक टाइप का, जो कि बहुत सालों से बन रहे हैं। ठीक है, माइग्रेंट्स के लिए। रिजल्टिंग देयर वर द केसेस ऑफ अराउंड 300 इंडियन इंजीनियर्स फ्रॉम तमिलनाडु हु वर ट्रैफिक टू म्यांमार टू वर्क फॉर क्रिप्टो स्कैम, एंड नियरली 20 इंडियंस nurses trafficked to
द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर द फेक जॉब ऑफर्स। तो अभी रिसेंटली क्या होना, 300 इंजीनियर तमिलनाडु से कहाँ पे गए, क्रिप्टो स्कैम में गए वर्क करने के लिए। और 20 नर्सिस थी ना वो, जो अरब में गई फेक जॉब ऑफर हुए उनके। बोथ ग्रुप्स हैड माइग्रेटेड आफ्टर डेस्परेट मोस्ट कोविड जॉब हंट। ये किसकी वजह से माइग्रेट हुए, क्योंकि जॉब की बहुत ज़्यादा कमी थी 2019 कोविड-19 के बाद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केरल गवर्नमेंट डाटा, सम 1.56 मिलियन केरलिटीज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिटवीन 2022 एंड जून 2021। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, इतने केरल के जो लोग थे वो वापस आ गए, 1.57 मिलियन। ये आप माइग्रेशन मतलब पैटर्न देख रहे हो ना, कितना डिस्टिंक्ट अलग अलग पैटर्न है, और ये कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 1.5 मिलियन हैड सफर जॉब लॉस, 1.5 मिलियन के जॉब चले गए। नन ऑफ दम हैड ए प्रॉपर प्लान टू सर्वाइव एंड वर स्टार्टिंग एट नो जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन केरला। उनके पास कोई जॉब नहीं था और उन्होंने फिर ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड होना थोड़ा स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट migrant sending and remittance receiving country, the welfare of the Indian migrants abroad is hardly a priority for the government and policy makers। अब इंडिया ना लार्जेस्ट मतलब माइग्रेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है अब्रॉड में। और रेमिटेंट्स, रेमिटेंट्स क्या होती है ना, जो बाहर के लोग बाहर काम करते हैं वहाँ से जो पैसा भेजते हैं ना अपने कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं रेमिटेंट्स, ठीक है। इंडिया सबसे बड़ी रेमिटेंट्स और सेंड भी करती है पैसा और बाहर से मंगवाती भी है, ये सबसे बड़ी है। लेकिन इंडियन वेलफेयर का जो मतलब माइग्रेंट्स के बारे में कोई भी अच्छी जो प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है, और ना ही कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न दैट इंडिया हैज़ येट टू हैव ए टेंजिबल एंड कम्प्रीहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी टू इंश्योर डिसेंट लिविंग एंड सेफ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। अभी तक इंडिया के पास मतलब ये सोच सीरियस कंसर्न मतलब सीरियस सोचने की बात है कि इंडिया के पास आज भी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है अपने लेबर्स के लिए, और मतलब सेफ मूवमेंट में मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स को लेकर कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं बनी है, ये सोचने की बात है। इंडिया मैनेजेस और गवर्न्स इंडियन माइग्रेटरी अब्रॉड यूजिंग द एमिग्रेशन एक्ट 1983। इंडिया का जो माइग्रेशन पॉलिसी है वो किस हिसाब से चलती है, जो एमिग्रेशन एक्ट आया था 1983 में। इन द लास्ट 40 ईयर्स माइग्रेशन हैज़ विटनेस सी चेंजेस। अब यहाँ पे सी का मतलब तो समुद्र होता है ना, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है सी का मतलब लॉट। अब मतलब पिछले 40 साल में माइग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। हाउ एवर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन साइलेंट ऑन द इशू ऑफ अपडेटिंग द एक्ट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला कि हमको इस एक्ट को अपडेट करना है या कुछ करना है। The authorities have still to initiate discussion for the smooth passage of robust immigration bill in parliament। अब robust मीनिंग वर्ड है ना जो कितनी बार यूज़ होता है, ठीक है। द हिंदू इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। रोबोस्ट का मीनिंग होता है एक मजबूत पॉलिसी बनाना, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, कोई डिस्कशन भी नहीं की है मतलब एक मजबूत पॉलिसी बनाने को लेकर। पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट ए डॉक्यूमेंट टेबल शो दैट अराउंड 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स आर वर्किंग इन द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गुल्फ GCC countries. To some of the GCC states have passed reforms to safeguard the right of the migrants and protect them from discrimination. The situation at the grassroots level is a difficult story। अभी जो विंटर सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शो हुआ था। वहाँ पे पाया गया कि 9 मिलियन ऐसे माइग्रेंट्स हैं, इंडियन माइग्रेंट्स हैं, जो कि गुल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। GCC काउंसिल ऑफ अरब स्टेट्स ऑफ गुल्फ, ठीक है, कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक, गुल्फ कंट्रीज़ तो आपको पता है ना, जैसे कुवैत हो गया, अपना कजाकिस्तान, इस तरह की जो कंट्री ना उनको गुल्फ कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इतने सारे माइग्रेंट्स 9 मिलियन जो है वो GCC में कंट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ की जो कंट्रीज़ है ना, स्टेट्स है ना, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके माइग्रेंट्स जो वर्कर है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ग्रास लो स्टोरी जो मतलब ज़मीनी हालात है ना, वो कुछ और ही बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन पे वो ऐसी बात नहीं है जो कि रियल लाइफ में लागू होता है ना, वो ज़मीनी हालात उसके कुछ और ही है। द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ एक्सपोज द एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ कफाला सिस्टम, स्पॉन्सरशिप सिस्टम दैट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। जो भी नियर जब भी कोविड-19 पैंडमिक आया ना, उसने पूरा एक्सपोज बांधा फोड़ के रख दिया। जो भी कफाला सिस्टम होता है ना, जो मतलब रूल वगैरह बनाता है, उसको बोलते हैं कफाला सिस्टम। जो रूल बनाता है एम्प्लॉयर्स और मतलब उसको मतलब इम्प्लीमेंट करता है, जो भी रूल्स होते हैं ना एम्प्लॉयर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में, उसने उसको पूरा एक्सपोज करके रख दिया। विच हैज़ इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है
ऑलमोस्ट विच हैज़ ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन द मास रिट्रेंचमेंट ऑफ द लेबर फोर्स। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है रिडक्शन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है ना, कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया लेबर फोर्स में, ठीक है। अब एशिया में बात करते हैं इसका कैसा सिस्टम है। एंड एशियन लेड कैंपेन प्रेजेंटली साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग देयर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर्स एंड माइग्रेंट एक्टिविस्ट्स आर लीडिंग ए जस्टिस फॉर द वेज थेफ्ट कैंपेन फॉर द डिसवर्समेंट ऑफ द पेंडिंग सैलरी बेनिफिट्स एंड अदर रिलेटेड ड्यूज ऑफ लेबर। अभी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो माइग्रेंट एक्टिविस्ट हैं, मतलब माइग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, वो एक मूवमेंट चला रहे हैं जस्टिस फॉर द वेज थेफ्ट कैंपेन। किसके लिए? फॉर द डिसवर्समेंट, ठीक है। फॉर द डिसवर्समेंट का मतलब होता है भुगतान करना ऑफ द पेंडिंग सैलरी, जो पेंडिंग सैलरी जो कि बचा हुआ है सैलरी, जो कि अभी लेबर वर्कर्स को मिला नहीं है। और जो ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ मतलब जो उनका पेंडिंग पैसा है, उसको लेके एक ये मूवमेंट चला रहा है जस्टिस फॉर द वेज थेफ्ट मूवमेंट, ठीक है। द पेंडेमिक द द पेंडेमिक हैज़ resulted in unemployment, underemployment, a reduction in salaries, and more importantly, in the non-payment of salaries, कंपनसेशन एंड रेसिड्यूल ड्यूज, ठीक है। मतलब यही बताया कि पैंडमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सैलरी कम हो गई है, और नॉन पेमेंट और सैलरी नहीं मिल रहा है लोगों को, और जो ड्यूज़ है ना जो लास्ट में मिलते हैं वो भी लेबर वर्कर्स को नहीं मिल रहे हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट रिच एम्प्लॉयर्स इन जीसीसी नेशंस हु वायलेट बेसिक लेबर लॉज एंड रिफ्यूज रेवर सैलरीज एंड ड्यूज आर फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज इंक्लूडिंग इंडियन। और जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना, जो मतलब सैलरीज नहीं दे रहे हैं, वो अलग अलग देशों से हैं, ठीक है। उसमें इंडियंस भी शामिल हैं, ठीक है। दी रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैज़ दैट माइग्रेंट वर्कर्स फेस और जो मतलब बार बार जो माइग्रेंट वर्कर लेबर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? इरेगुलर पेमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशन, नेगेशन ऑफ लेबर राइट्स, मतलब नेगेशन का मतलब होता है डिनाइल होना, लेबर राइट्स का कम होना। अब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है जहाँ पे शिकायत लगाई जाती है, मतलब शिकायत। रेडरेस मैकेनिज्म, मतलब रेडरेस का मतलब होता है सोल्यूशन। देखो रेडरेस कल भी यूज़ हुआ था, आज भी यूज़ हुआ है, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं साथ साथ में, ठीक है। देख लेना, अगर आपने मेरा मतलब पूरा सेशंस देख लिया ना सभी, आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ोगे और एकदम ट्रेन हो जाओगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, खासकर आर्टिकल पढ़ने में। क्योंकि अपने को पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको आर्ट्स एंड राइटिंग करना है, इसीलिए मैं आपको एडिटोरियली पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रीवेंस रेडरेस सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड असेस टू ए ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, ये भी। अब देखो यार, पेपर में आप अगर खुद सोचने बैठोगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि लिबरल वर्कर्स का मतलब, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है लेबर वर्कर। इरेगुलर पेमेंट, पेमेंट नहीं मिलता टाइम से। पुअर वर्किंग कंडीशन, लेबर राइट्स उसके हार्म होते हैं। प्रॉपर जो शिकायत लगाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अपनी शिकायतें कहाँ पे डालेंगे लेबर वर्कर्स। ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम नहीं है उनके लिए, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इरेगुलर पेमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अब्यूज एट द वर्क प्लेस हैव बीन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इन जीसीसी कंट्रीज में, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। दिस हैज़ बीन एक्सक्राबेटेड ड्यूरिंग दी, मतलब ये एक्सक्राबेटेड का मतलब बढ़ जाना, ये कोविड-19 के दौरान और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको पता ही है लेबर वर्कर्स की हालत क्या थी। कंट्रीज सच एज फिलीपींस विच हैव रिकॉर्डेड द वेज थेफ्ट ऑफ देयर माइग्रेंट्स आर टेकिंग अप द इशू लीगली। जो फिलीपींस कंट्री है ना, उसमें भी बहुत सारा लेबर वर्कर्स के साथ मतलब उनकी पैसा बहुत ज़्यादा, वेजेस जो उनको मिलते थे बहुत ज़्यादा, उसका मतलब चोरी हुआ था। तो वो उसको लीगली डील कर रही है फिलीपीन कंट्री। फोकस ऑन वुमेन वर्कर्स, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका कंक्लूजन दिया है। अटेंशन नीड्स टू बी फोकस ऑन द वुमेन माइग्रेंट वर्क प्लेस लार्जली लिमिटेड टू जीसीसी कंट्रीज एंड आल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज टू सम एक्सटेंट। हमें फोकस अभी जो है ना, वो जो वुमेन वर्कर्स है ना उन पे करना चाहिए, जो कि जीसीसी कंट्रीज़ में है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, जैसे डेवलपमेंट कंट्रीज़ में टू सम एक्सटेंट। इंटरेस्टिंगली इंडियन नर्सिस एंड केयर गिवर्स हैव बीन वर्किंग इन द मोस्ट वोलाटाइल कंट्रीज सच एज इराक। वोलाटाइल का मतलब होता है जो स्थिर नहीं है, मतलब जिनमें आगे पीछे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सच एज इराक, सर्बिया, लिबिया, जिमन एंड इसराइल एंड इवन रिमोट पापुआ न्यू जिनुआ, ठीक है। तो मतलब इंडिया के जो नर्सिस है ना, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं, देख रहे हो ना आप। तो वुमेन वर्कर पे भी फोकस होना चाहिए। वुमेन वर्कर्स वेंचर टू दिस कंट्रीज यूजिंग द सर्विसेज ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ मेजर डोमेस्टिक प्रॉब्लम। अब वुमेन जो वर्कर है ना, वो इन कंट्रीज़ में जाती हैं, किस बेसिस पे जाती है? क्योंकि डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनको, जो भी रिक्रूट करती है एजेंसी। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड कम्प्रिहेंसिवली असेस द सिचुएशन ऑफ माइग्रेंट वुमेन एंड क्रिएट वुमेन सेंट्रिक राइट बेस्ड पॉलिसी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनकी हालत को समझना चाहिए और वुमेन सेंट्रिक मतलब वुमेन के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए।
फाइनली द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ रीरूटेड द ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न, मतलब उसने पूरा माइग्रेशन पैटर्न को ही चेंज कर दिया। रिकंस्ट्रक्टेड माइग्रेटरी कॉरिडोर, मतलब माइग्रेटरी जो जहाँ पे माइग्रेटरी लेबर रहती है या काम करती है उनको चेंज किया जा रहा है। एंड एक्सपोज द अनटोल्ड वल्नरेबिलिटी एंड मिजरीज ऑफ इंटरनेशनल लेबर माइग्रेट, और जो पूरी मतलब कमजोरी है ना माइग्रेशन लॉस की या इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर की, उसको पूरा एक्सपोज कर दिया कोविड-19 ने। The United States, through its non-binding resolution, Global Compact for Safe, Orderly Migration and Regular Migration, recognizes the challenges migrant labor face across the board. यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन लाया था, ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड माइग्रेशन एंड रेगुलेशन माइग्रेशन। उसने उसके मतलब उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो माइग्रेंट लेबर जो फेस कर रहे हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड। लेकिन ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, मतलब किसी पे बाइंडिंग नहीं है ये, ठीक है। In this context, the government of India has to revisit its policies in the post-pandemic migratory scenario by engaging all the stakeholders and by passing the Immigration Bill 2021। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पोस्ट मतलब पैंडमिक जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें सभी लोगों को स्टेक होल्डर को मतलब जिस जो माइग्रेटरी हैं उनको सभी को एंगेज करना चाहिए और पास करना चाहिए 2022 इमिग्रेशन बिल। तो यही है यार, बढ़िया है, ठीक है। चैनल को जो भी वीडियो देख रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आपकी कोई भी सजेशन होगी प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लिख दो, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी लिख दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।